श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उज्जवल शर्मा। देश में लोकसभा चुनाव की मतगणना जारी है और सभी सीटों पर रुझान आ रहे हैं। रुझानों में एनडीए 290 सीटों पर आगे चल रही है। हिमाचल की बात करें तो यहां 4 लोकसभा सीटों हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और शिमला में मतगणना हो रही है। अब तक के रुझानों के मुताबिक चारों सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने कांग्रेस प्रत्याशियों पर काफ़ी बढ़त बना ली है। इसी के साथ प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना भी जारी है। रुझानों में चारों सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है। यानी लोकसभा चुनाव में भाजपा, जबकि विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसी पर केंद्रित हमारी आज की विशेष परिचर्चा है, जिसका विषय है हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के रुझान व परिणाम। चर्चा के लिए आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में हमारे साथ 3 मेहमान हैं। स्वागत करना चाहेंगे वरिष्ठ पत्रकार पीसी लोमी जी, अश्विनी शर्मा जी और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में पत्रकारिता व जनसंचार विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर शशिकांत शर्मा जी का। इनसे हम लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के रुझानों व नतीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी का आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में स्वागत है। शशिकांत जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो देश में लोकसभा चुनाव के रुझान आ रहे हैं, इन्हें आप किस तरह देखते हैं? देखिए, रुझान जो आए हैं वो अगर आप उसको 2004 में हुए लोकसभा चुनाव के साथ तुलना करें तो कुछ उस डायरेक्शन में है जी। और सीधा सा कारण है कि आप कोई भी सरकार कितने दावे करें कि उसने बहुत अच्छे काम किए हैं या उसको ऐसा लगने लगे कि वो पब्लिक के हिसाब से काम कर रही है और पब्लिक के साथ मिलकर काम कर रही है, उसके बाद भी मतदाताओं को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो रुझान आए हैं, ये कम से कम इस बात का तो प्रतीक है कि मोदी सरकार के प्रति जो एक तरह की हवा थी कि वो बहुत लोग खुश हैं, देश की तरक्की हो रही है और इतना काम कभी ज़िंदगी में पहले इस देश में नहीं हुआ जितना अब हुआ है, तो ये जो रुझान है ये उस तरफ इंगित नहीं करते। इसके हिसाब से तो एक नॉर्मल सरकार थी जिसकी कमियां भी लोगों को अखरी और जिससे जो आशाएं थी वो भी पूरी नहीं हुई और उसी को देखते हुए उन्होंने उन्हें कम आंकते हुए वोट दिए हैं। और कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की एज ए विपक्ष कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं किया था, लेकिन जो भाजपा को नुकसान हुआ उसका एक नेचुरल बेनिफिट उसका जो है वो विपक्षी पार्टी होने की वजह से कांग्रेस को मिला और बसपा को मिला। अगर आप देखें वहाँ पे यूपी में जो हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ और समाजवादी पार्टी कुछ ज़्यादा, समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में नजर आ रही है। तो कुल मिला के लोग एक तरह से, जैसे हम कहते हैं कि एक चुनाव परिवर्तन की तरफ लोग चाहते हैं, तो वो परिवर्तन जब ज़्यादा लंबा समय हो जाता है तो लोगों के जहन में ये बात बैठ जाती है कि परिवर्तन होना चाहिए, तो वो एक बड़ा मुद्दा बन के सभी मुद्दों पर हावी हो जाता है और यूपी में यही देखने को मिला है। जी शशिकांत जी, आपने परिवर्तन की बात की। रुझानों में यह भी देखने में आ रहा है कि इंडी गठबंधन कहीं ना कहीं एनडीए को टक्कर देने में कामयाब रहा है। आप क्या सोचते हैं कि इंडी गठबंधन के रूप में विपक्षी एकजुटता को मतदाताओं ने किस रूप में स्वीकार किया है? इंडी गठबंधन की स्वीकार्यता का सवाल देखिए एक विवादास्पद सवाल है। बात यह है कि एक तरफ इस समय जो लड़ाई थी वो इस तरह की थी जो मैं मानता हूं कि मोदी वर्सेस मोदी, मोदी को हराना है या मोदी को जिताना है, इस मुद्दे पे ये पूरा चुनाव केंद्रित था। उसमें एक इंडी गठबंधन ने उन लोगों का साथ लेकर जो इसको हराने चाहते थे उनके साथ मिलकर उसने अपनी लड़ाई लड़ी। तो कुल मिलाकर इस लड़ाई में हार जीत का फैसला मोदी सरकार का होना था और उस पे जो लड़ाई उन्होंने लड़ी वो एक इस तरह की लड़ाई थी कि कई सारे जो एक दूसरे को अच्छी तरह से रणनीति जिनकी एक दूसरे से नहीं मिलती, जिनकी आपस की विचारधारा पूरी तरह से नहीं मिलती, वो दल एक साथ इकट्ठे होकर सिर्फ एक लड़ाई के लिए इकट्ठा हुए कि वो सत्ता उनके हाथ में आए। तो इस वजह से वो एक मजबूत लड़ाई नहीं लड़ पाए और एक सशक्त लड़ाई नहीं लड़ पाए कि पूरी तरह से यह एक तरह से बिल्कुल खात्मा कर देते बीजेपी का या जो एनडीए का। तो ये जो मिले जुले दल थे, उन दलों के जो नेता थे, उनमें कोई भी ऐसा प्रभावशाली नेता जनता को नजर नहीं आया कि जिसके ऊपर वो मोदी की तरह विश्वास कर सके। हालांकि मोदी जी के प्रति भी विश्वास में कमी आई है लोगों के, अगर आप देखें जिस तरह से ये, और मुझे लगता है कि जो अब बातें हो रही है कि मोदी जी की जो बाद में भाषण उनके आए या उनके जो इंटरव्यू आए उसमें जो उन्होंने बातें कही उन्हें लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं और लोग कह रहे हैं कि इस तरह की बातें किसी भी जो व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हो उसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जी लोमी जी, आपके पास आऊँगा। हिमाचल की बात करें तो यहाँ कांग्रेस की सरकार है, लेकिन फिर भी जो रुझान बता रहे हैं उसके मुताबिक चारों लोकसभा सीटों पर मोदी का मैजिक नजर आ रहा है और भाजपा एक बार फिर क्लीन स्वीप करने की ओर बढ़ रही है। आप इसे कैसे देखते हैं?
देखिए, ये तो चारों सीटों में ये आपका कहना ठीक है कि भाजपा को भारी बढ़त मिल रही है और वो शायद चारों सीटें जीतने की स्थिति में आगे बढ़ रही है जी और साथ ही यहाँ पर विधानसभा के उपचुनाव भी हुए हैं, जी उसमें स्थिति फर्क है। चुनाव के दौरान एक नारा चला था कि एक वोट पीएम को, एक वोट सीएम को। मुझे लगता है शायद वो यहाँ पर फलीभूत हुआ है, क्योंकि जिस तरह से आप अगर विधानसभा के उपचुनावों के नतीजों की नज़र डालो तो 4 स्थानों पे कांग्रेस जीत रही है और 2 स्थानों पे शायद भाजपा के प्रत्याशी जीत जाएंगे जी। और इससे, क्योंकि जब भी चुनाव चल रहा था तो मुख्यमंत्री के सारा जो फोकस था, सारी जो कंसंट्रेशन थी वो उपचुनाव पे थी जी, क्योंकि वो उपचुनाव उनकी सरकार के स्थायित्व के लिए बहुत आवश्यक थे। और आज जो स्थिति है, उनके पास अब 34 से बढ़ के 38 सीटें हो गई हैं, जबकि विधानसभा की जो संख्या है वो 65 है, उनके पास पूर्ण बहुमत है। अब 3 जो सीटें खाली हुई हैं, इनमें जो चुनाव होगा उनमें क्या स्थिति होगी ये बाद की बात है, लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो भाजपा के लोग हैं उन्होंने उपचुनावों में शायद जो ये टर्न कोड जिनको बोलते हैं, दल बदल के आए थे, उनका साथ नहीं दिया जी। और साथ में जो एक बड़ा आक्रामक प्रचार किया है मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ कि ये बिक गए थे, इन्होंने पैसे लिए, उसका भी जनता में कोई असर हुआ है। और क्योंकि जो हमीरपुर की सीट है पार्लियामेंट की, लोकसभा की, उसमें 4 उपचुनाव हुए जी। उन 4 उपचुनावों में से सिर्फ एक उपचुनाव में भाजपा जीत रही है, जबकि अनुराग ठाकुर को उन स्थानों में काफ़ी लीड मिली। इसका मतलब ये है कि लोगों ने विधानसभा में और लोकसभा में अलग अलग मतों के, अलग अलग मुद्दों के ऊपर वोट डाला है जी। और ये जो 3 स्थान हैं इंडिपेंडेंट, जहाँ से जिनकी सीटें खाली हो गई हैं, इन पे चुनाव होगा जी। और चुनाव होने के बाद उनमें क्या स्थिति होगी। और ऐसा लगता है कि हिमाचल में चुनाव का दौर भी दोबारा चलेगा, क्योंकि 3 चुनाव उसके बाद फिर होंगे। लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है कि लोगों ने वो जो टर्न कोड थे, जिनको बोलते दल बदलू थे, उनका साथ नहीं दिया जी। उनको लगा कि शायद इन्होंने जो सुखू ने जो उनके खिलाफ आरोप लग रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, या उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई, उनके सारे मंत्रियों ने वही बात कही जैसे मैं पिछली बार भी कहा था, जहाँ पर दल बदलू नहीं थे वहाँ भी उन्होंने ये प्रचार किया। और उस प्रचार का असर बाकी जगह तो नहीं, लेकिन जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं यह अवश्य हुआ है। जी। अश्विनी शर्मा जी, आपके पास आऊँगा जी। विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के रुझानों पर अगर हम नज़र डालें तो कुछ सीटों पर तो स्थिति स्पष्ट हो रही है और पलड़ा कांग्रेस का भारी है। कांग्रेस ने उपचुनावों को जीतने के लिए पूरा जोर लगाया। इन उपचुनावों के रुझानों पर आपका क्या कहना है? दूसरी बात, उपचुनाव के नतीजे मौजूदा कांग्रेस सरकार पर कितना असर डालेंगे? क्या इन उपचुनावों से एक सुक्खू सरकार मजबूत होगी या राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, ये जो लोकसभा का चुनाव था उसके साथ साथ उपचुनाव भी थे और ये बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव में इस बार चुनाव हुए हैं, बहुत भिन्न थे चुनाव जी। और बीजेपी ने तो काफ़ी पहले से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी लोकसभा चुनाव के लिए, और ये विधानसभा चुनाव सडनली ऐसा सरप्राइज हो गया कि क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो गए तो उनको भी चुनाव वहाँ पे जाना था। तो खैर बीजेपी ने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करी थी, कांग्रेस की तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अब ये देखा गया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान जो मुख्यमंत्री थे, क्योंकि पहली बार सुखविंदर सिंह सुक्खू चुनाव को लीड कर रहे थे। पिछले लोकसभा चुनाव में वीरभद्र सिंह जी थे, जहाँ बाकी लीडर्स भी बड़े थे। सुक्खू इस बार पहली दफ़ा एक टेस्ट फेस कर रहे थे पब्लिक का। तो सुक्खू जी ने ये किया कि उन्होंने सारा फोकस जो है इन उपचुनावों की तरफ रखा। उन्होंने इन चुनावों को धनबल या जनबल का खिताब भी दिया, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट का भी दिया, बेईमान लोग हैं ये, ऐसे ऐसे नैरेटिव्स उन्होंने तैयार किए। तो उसी के ऊपर वो ज़्यादा फोकस रहे हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की स्थिरता बहुत इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट का जिस तरह से डामाडोल हो गई, 40 MLA होते हुए भी संकट आ गया, तो सुक्खू की प्रायोरिटी ये थी कि मेरी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं बच जाए, क्योंकि अगर जब ये क्रॉस वोटिंग हुई तो तभी लग रहा था कि गवर्नमेंट अगले दिन चली जाएगी, बट उस समय बच गई गवर्नमेंट। इसलिए चीफ मिनिस्टर का सारा फोकस जो है इस चुनाव में
एक नैरेटिव जो था विधानसभा के लिए भी ही तैयार किया उन्होंने। लोकसभा पे उनका बहुत कम फोकस था। हालांकि आप जैसे मंडी का ले लो, मंडी में सारा दारोमदार जो चुनाव का था, जब चुनाव को लीड कर रहे थे वो विक्रमदत्त सिंह खुद थे, वो लीड कर रहे थे। उसमें सुक्खू जी शायद 1 या 2 बार प्रचार करने गए हैं। लेकिन ये जो चुनाव था, चीफ मिनिस्टर ने ये समझा कि मेरी प्रायोरिटी इस समय विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं उनसे, उनके द्वारा कुछ सीटें लेके मैं अपनी गवर्नमेंट को स्थिर करूं। और अब लगता है कि अगर उनको 4 सीटें मिल गई हैं तो उनकी संख्या नेचुरली बढ़ गई है। 34 के साथ अगर 4 और ऐड कर देंगे तो नंबर उनके पास ठीक ठाक आ गया है। तो इतना अच्छा नहीं है। अब 3 जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनका भी चुनाव होना है इस साल, तो वो किस करवट बैठता है। बट मुझे लगता है कि जिस तरह की केंद्र में परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जहाँ प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ आके कहा था कि यहाँ भी गवर्नमेंट ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है, जहाँ अमित शाह ने होम मिनिस्टर ने ये कहा था ऊना में कि ये कमल खिलने वाला है। बट अब केंद्रीय सरकार को ऐसी कोई संकट पैदा करना हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब उनके पास ये जो विधायक आ गए हैं तो उनकी जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी से आगे बढ़ गए हैं। तो गवर्नमेंट को कम से कम फिलहाल स्थिरता मिल गई है। आगे परिस्थितियां कैसी बनती हैं जब 3 और उपचुनाव होते हैं, उसमें क्या होता है, ये देखने की बात है। जी बिल्कुल। शशिकांत जी, आपके पास आऊँगा। लोकसभा की 4 सीटों पर भाजपा एक बार फिर क्लीन स्वीप करने जा रही है हिमाचल में। तो क्या यह माना जाए कि हिमाचल की जनता ने सुक्खू सरकार की गारंटियों की बजाय एक बार फिर मोदी सरकार की नीतियों पर मोहर लगाई है? देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जहाँ पे आप कांग्रेस की सरकार है तो वहाँ उसके बाद अगर देश में जो ट्रेंड चल रहा है उसके विपरीत थोड़ा बिल्कुल क्लियर कट लोग यहाँ कांग्रेस को जिता रहे हैं जी। और तो वो निश्चित तौर पर जो सुक्खू सरकार की 1 साल की कार्यप्रणाली है उसको देखकर उन्होंने ये वोट दिया है। हालांकि उसमें बीजेपी का एक अपना असर होगा, लेकिन फिर भी कोई भी प्रदेश सरकार, अपने छोटा सा प्रदेश है, इस बात को नियंत्रित कर सकती थी कि एक वोट वो सीएम के नाम पर भी दे दे और एक तरह के प्रदेश की सरकार के साथ चले, क्योंकि अभी 4 साल बाकी हैं इस सरकार के। उधर आप कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है और लगभग हिमाचल से थोड़ा पहले ही बनी थी। वहाँ पर उल्टी स्थिति पैदा हो रही है। वहाँ पर इस तरह की स्थिति नहीं है कि बीजेपी को वहाँ फायदा हो रहा हो। वहाँ कांग्रेस फायदे की स्थिति में 8-9 सीट्स के हिसाब से कांग्रेस लोकसभा की ज़्यादा सीटें लेके गई है। तो ये कहा जाए, हालांकि नुकसान वहाँ भी है। एक तो थ्योरी ये है कि जहाँ जहाँ जिस प्रदेश में जिस पार्टी की सरकारें विधानसभा में है वहाँ वो अपना उतना अच्छा प्रदर्शन जो है लोकसभा में नहीं कर पाती, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो वहाँ पर उनकी नजर आती है। यूपी में भी जैसे आप देखें कि इतनी बड़ी सरकार भाजपा की थी, लेकिन उसके बाद लोकसभा के चुनाव में परिणाम नजर नहीं आए जो कि वहाँ की यूपी विधानसभा की सीट में पहले नजर आए थे। तो लोग कई तरह की राजनीति को ध्यान में रख के चलते हैं। और क्योंकि हिमाचल का जो आप पहले भी ट्रेंड देखेंगे, पूरे देश की तरह ही ट्रेंड चलता है। 4 सीटें किसी एक पार्टी को जाती नहीं है, ज्यादातर कभी कभी 2-2 हुई। अदरवाइज अगर आप देखेंगे जो हवा पूरे देश में चलती है उसी की तरफ यहाँ के लोग चलते हैं। तो हिमाचल में जो मुझे लगा मुद्दे ऐसे थे कि जिन मुद्दों पे हालांकि कांग्रेस घेर सकती थी बीजेपी को, और उन्होंने कोशिश भी उसकी की। और कई जगह शिमला सीट पे जैसे कुछ समय के लिए लगता था कि शायद वीक है, लेकिन कुल मिला के राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे इतने हावी हो गए, लोगों ने मोदी जी के चेहरे को देखकर ही वोट दिया। और यहाँ के 4 लोकसभा सीटों पर बहुत ही आसानी से, जो कभी कल्पना भी नहीं की होगी, यहाँ पर इतनी आसानी से 4 सीटें निकल जाएगी, खासतौर पर कांगड़ा सीट। तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ रही। और इस उपलब्धि को इसलिए भी बड़ा कहा जाएगा क्योंकि देश भर में ऐसी स्थिति बीजेपी के लिए और जगह नहीं है। शशिकांत जी, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है। आपने चुनाव प्रचार का जिक्र किया तो आपदा का मुद्दा खूब उछला हिमाचल के चुनाव प्रचार में, और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपदा में प्रदेश की अनदेखी का आरोप लगाया। तो भाजपा ने इसके पलटवार में कांग्रेस सरकार पर आपदा की राहत राशि में बंदरबांट का आरोप लगाया। इवन तक पीएम मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में साफ तौर पर कहा कि केंद्र में उनकी सरकार के सत्तारूढ़ होने पर आपदा राहत राशि में बंदरबांट की वो जांच करवाएंगे। इसे आप किस तरह देखते हैं?
ये देखिए एक ऐसा मुद्दा था, राजनीतिक मुद्दा ये, क्योंकि बिल्कुल ताज़ा था और बाढ़ आई थी ताजी ताजी जी। तो जिन लोगों को नुकसान हुआ था वो लोग तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ देख ही रहे थे। अब उन लोगों को सहायता भी मिली, लेकिन उतनी सहायता, घर की सहायता मिल गई लेकिन सड़क की नहीं मिली। तो अगर सड़क से वो नहीं पहुंचे, जो पहले की स्थिति थी उसमें वो दुखी रहे। तो ये भी उन्हें बताया गया बार बार कि ये पैसा जो आ रहा है सेंटर से आ रहा है, आपको जो भी मिल रहा है यहाँ सुखू सरकार को नहीं मिल रहा है, वो पहले आपके लिए मिल रहा है। तो ये कंपटीशन चला। जब गडकरी जी आए उसके बाद पैसा रिलीज हुआ। जब उससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जगत सिंह नेगी जो रेवेन्यू मिनिस्टर है वो घूम के आए, और ये आदित्य जो गए, विक्रमादित्य गए, तब नहीं मिला पैसा। पैसा तभी मिला जब गडकरी जी का टूर हुआ और जयराम जी उनके साथ चले। तो एक राजनीतिक सवाल था और लोगों को सहायता देने में जल्दबाजी करने की जगह इस बात पर ध्यान दिया गया कि लोगों को यह एहसास कराया जाए कि यह पैसा दिल्ली वालों ने दिया है, प्रदेश वालों ने नहीं दिया। तो इसमें जो राजनीति हुई, उस राजनीति का असर इस तरह से पड़ा कि लोग दिल्ली वालों को वोट देते रहे। अभी आप देखो, अगर लोकसभा के चुनाव में लोगों ने वोट दिए हैं तो दिल्ली वालों को दिए, बीजेपी वालों को दिए नहीं, कांग्रेस वालों को दिए नहीं, क्योंकि उनकी सरकार थी। तो ये एक नैरेटिव था जो उन्होंने हर चुनाव की तरह यहाँ पे सेट किया कि आपकी सहायता आज भी मोदी सरकार कर रही है और उसके चलते तभी सहायता मिल पाएगी जब हम आपके ऊपर उदार रुख अपनाकर चलेंगे। जी बिल्कुल। लोमी जी, लोकसभा चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने अग्निवीर योजना का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया और इससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं भाजपा को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है, लेकिन रुझानों में इसका कोई खास प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? लेकिन मुझे लगता है लोकसभा जो चुनाव हुए अब की बार, उसमें कोई भी मुद्दा जो था उसने जोर नहीं पकड़ा। जितने भी मुद्दे थे वो सिर्फ लोगों के भाषणों तक थे। जी। इतना ज़रूर हुआ है कि पहली बार लोगों का जो ध्यान है वो जो मौलिक मुद्दे हैं उनके ऊपर खींचा गया। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा सरकार ने उठाया और महंगाई का मुद्दा उठाया और बाकी भी ऐसे के मुद्दे थे जो जनता के पास पहुँचे। जी। लेकिन हिमाचल में जो एक मेन मुख्य कारण ये रहा है कि पूरे देश में ऐसी हवा चलाई, बीजेपी का जो बड़ा आक्रामक प्रचार था उससे ऐसे ही फायदा हुआ कि बीजेपी बहुत भारी बहुमत से जीत रही है। जी। और उसका असर जो है वो हिमाचल के मतदाताओं के मन में भी रहा। उनको लगा कि हमको भी इसका हाथ मजबूत करना चाहिए। जी। तो लोकसभा में उन्होंने मोदी के पक्ष में मतदान किया, क्योंकि अगर लोकल मुद्दों में मतदान होता तो उसमें भी वही स्थिति होती जो उपचुनाव में हो रही है। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने जो चुनाव किया, उन्होंने जो मतदान किया वो राष्ट्रीय मुद्दों पे किया। जी। और एक और बड़ी भारी बात चीज़ है कि जो ये रुझान है इनके बारे में विश्लेषण करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से झुकाव देखा गया है। जी। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी की बहुत भारी बहुमत आ रहा है, जैसे मध्य प्रदेश है, वहाँ 29 सीटें उनकी आ रही हैं। राजस्थान में उनकी सरकार है, सीटें कम आ रही हैं। बिल्कुल। और दूसरा जो है उड़ीसा में इनकी जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा सीटें आ रही हैं। जी। बंगाल में इनकी सीटें घट रही हैं और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इनको बहुत बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल। अब ये सब जानते हैं इसमें, इससे जो जहाँ पर जो पार्टी सत्ता में है उसको सीटें कम आना एक जरूर ये बात है कि वहाँ की जो सरकार है उसके खिलाफ कुछ ना कोई लोगों में गुस्सा है या नाराज़गी है। जी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। लेकिन जो यहाँ पे बीजेपी ने जो प्रचार किया लोकसभा के इलेक्शन का, और उनका सारा जो फोकस था लोकसभा में था। जी। और जो खुद सरकार की जो प्रॉमिस पूरे नहीं किए उनके ऊपर था। जी। लेकिन जो प्रॉमिस पूरे नहीं किया उसका असर, जो उन्होंने बोला, जो कहा, उसका लोकसभा में तो हुआ, लेकिन उपचुनाव में उसका असर नहीं हुआ। उपचुनाव में जो मुद्दे और जो स्ट्रेटेजी है, जो व्यूहरचना मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपनाई, जी, वो फलीभूत हुई और उससे उनको लोकसभा में ज़्यादा सीटें मिलने का, विधानसभा में ज़्यादा सीटें मिलने का रास्ता खुला। तो लेकिन ये कहना कि पूरे देश में जो चुनाव है उसको आप उससे नहीं हाँक सकते। जी। हर राज्य में अलग अलग ढंग से चुनाव हुआ है, अलग ढंग से सीटें आई हैं, कहीं लाभ हुआ है कि कम हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी को आपस में संजीवनी सिद्ध हुई है ये, क्योंकि उनकी सीटें 100 के लगभग पहुंच रही हैं, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल। अश्विनी जी, पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने हिमाचल में सभी 4 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया था। उस समय प्रदेश में भाजपा की सरकार काबिज थी, लेकिन इस बार यहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो क्या प्रदेश में कांग्रेस के सत्तारूढ़ होने का लोकसभा चुनाव में कोई असर नजर नहीं आया? देखिए, इसके पिछले वाला चुनाव जो था 2019 से पहले 2014 का, जी, उस समय ताजी कांग्रेस की सरकार बनी थी और वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे। उसके बावजूद भी
बीजेपी को चारों सीटों पे विजय मिली थी। जी। तो ये ट्रेंड जो है पिछली बार और स्ट्रांग हो गया जब ये जयराम ठाकुर की उनकी अपनी सरकार थी। जी। तो अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार थी, जब ये चुनाव जीत के आए थे 2022 में, जी 2023 में जब चुनाव जीत के आए, तो जो वोटिंग परसेंटेज का मार्जिन था बीजेपी का और कांग्रेस का, वो बहुत नैरो था, 0.09% कुछ ऐसे। हालांकि उनका सीटों का नंबर बहुत ज़्यादा था, 40 नंबर था, बीजेपी की 25 सीटें थी। तो ये कई बार ये ऐसे समीकरण बन जाते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस भी लोगों ने एवेल्युएट करी, और ये एक बहुत बड़ा मैसेज बीजेपी ने भेजने की कोशिश करी कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी होते हुए भी लीडरशिप के खिलाफ जो रिवोल्ट हुआ, हमने राज्यसभा की सीट जीत ली क्रॉस वोटिंग के थ्रू। तो बाद में वो जो लिटिगेशन भी हुई, उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन भी हुई, अब वो परिस्थिति आ गई तो कि उपचुनाव भी हुए। तो मुझे लगता है कि जब पार्टी सत्ता में होती है उस समय उन्होंने पोल मैनेजमेंट बहुत अच्छा किया जब बीजेपी की सरकार थी 2019 में, और मोदी फैक्टर आप देखो उस समय बहुत स्ट्रांग था। जी। 2014 में मोदी जी का इतना बड़ा नाम नहीं था, बट 5 साल काम करने के बाद बीजेपी सरकार ने उस नाम को बेचा, मार्केट किया कैंपेन में, तो उनको बहुत भारी फायदा मिला। कांग्रेस के पास इस समय ऐसा कोई लीडर नहीं था कि लोकसभा इलेक्शंस के लिए उनको मार्केट किया जाए या जिसके नाम पे वोट मांगे जाएं। इसके विपरीत नरेंद्र मोदी का नाम बहुत स्ट्रांग था। इवन मंडी की जो कैंडिडेट है कंगना रनौत, उन्होंने हर भाषण में मोदी जी का नाम लिया। मैंने अनुराग ठाकुर जी की कुछ सभाएं देखी हमीरपुर में, वो भी मोदी के जो परफॉर्मेंस थी उससे शुरू करते थे, फिर अपनी अचीवमेंट्स बताते थे, कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने ये काम किया। अगर आप कांगड़ा की बात करो, कांगड़ा में भी जो कैंडिडेट थे राजीव भारद्वाज, उन्होंने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाना है, या शिमला की बात ले लो, तो ये बीजेपी के पास एक नाम था जिसके ऊपर फेस के ऊपर उन्होंने इलेक्शंस लड़े हैं। कांग्रेस के पास एक फेस नहीं था, तो कांग्रेस की जो अपनी परफॉर्मेंस है, जो उनके अंदर टर्माइल हुआ पिछले दिनों में, वो भी एक फैक्टर रहा। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों ने विश्वास ज़्यादा नरेंद्र मोदी पे किया, और ये हिमाचल का ट्रेंड भी है कि जो एक नेशनल ट्रेंड है उसके साथ जाते हैं हिमाचल के इनवेरिएबली। हालांकि मैं पंजाब में भी इस बार इलेक्शन कवर करके आया हूँ, पंजाब में ये ट्रेंड है कि वो उल्टा चलते हैं, जिस पार्टी को पावर में आना हो तो उसके विरोध में वो चुन के भेजते हैं। तो कई जगह पे ऐसी चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस नहीं होना भी एक नुकसान था। बीजेपी को फ़ायदा इसलिए हुआ कि उनके पास एक फेस था, और उन्होंने उनकी जो नाम था उसके ऊपर इनकैश किया है। बिल्कुल। शशिकांत जी, आपके पास आऊँगा। हमीरपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर काफ़ी बढ़त बनाए हुए हैं, और अगर यह बढ़त बरकरार रही तो उनकी जीत निश्चित है। दूसरी तरफ इसी संसदीय क्षेत्र के तहत 4 विधानसभा उपचुनाव हुए, और इनमें कांग्रेस 4 में से 3 सीटों पर आगे चल रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मतदाता ने बड़े सोच समझकर मतदान किया है अगर आप देखें, और जिस तरह की कोशिश एक थी भाजपा की कि मतदान अगर भाजपा के पक्ष में होगा लोकसभा के चुनाव में, जैसे वो उम्मीद कर रहे थे कि मोदी जी की वजह से होगा, तो उसी के साथ अगर हम विधानसभा के चुनाव भी करवा ले, और जिन कांग्रेस के लोगों को वो पलटवा कर राजनीति की पलटमारी में यहाँ लेके आए थे अपनी पार्टी में, तो उनको लगता था इन सब का कल्याण हो जाएगा और वो जीत जाएंगे। तो उसी थ्योरी पर चलते हुए इन्होंने ये कोशिश की है कि लोग हमारे लोगों को बीजेपी में वोट देंगे और वो निकल जाएंगे। और साथ साथ तो हालांकि इनके खिलाफ बीजेपी ने, कांग्रेस ने एक माहौल बड़ा ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन कुल मिलाकर जैसे ट्रेंड आ रहे हैं, कुछ लोग इसमें से ऐसा लग रहे हैं कि जो बीजेपी में जाकर भी जीत कर आ रहे हैं, और वो उसी हवा में बहकर अपने विधानसभा में पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर हालांकि कांग्रेस के 6 के 6 थे, इनमें से अगर 1-2 भी नहीं पहुंचे जैसे मारकंडे, तो अब उस इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, वो नुकसान तो पार्टी को उठाना ही पड़ेगा। और 3 निर्दलियों के अभी और सामने चुनाव आने वाले हैं, तो वो तीनों भी किस तरफ जीत कर जाएंगे उसकी भी गिनती होगी। तो कुल मिलाकर अभी कोई बदलती हुई स्थिति तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर कल को कोई बड़ा इसी तरह का कोई और कदम उठाया गया जिस तरह से पहले कुछ लोग आए थे,
तो शायद ये उठापटक हो सकती है। शशि जी, मेरा इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी है कि विधानसभा उपचुनाव की सभी 6 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोट डाले और कुछ हलके तो ऐसे थे जहां महिलाओं और पुरुषों के बीच 10% तक का फासला रहा। कमोबेश लोकसभा चुनाव में भी यही हाल रहा। शिमला को छोड़कर अन्य 3 सीटों में महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोट डाले। तो क्या यह माना जाए कि आधी आबादी के मत इन चुनावों में निर्णायक साबित हो रहे हैं? देखिए, अगर वो मत इनसे अलग डल रहे हैं और घर पे अगर जो मतलब काफ़ी कम घरों में रहता है कि महिला और पुरुष अगर पति पत्नी है और वो वोट तो डालने जाते हैं, ठीक है, पर वोट उनके डलते कहाँ है? अगर वो एक ही जगह डल रहे हैं फिर तो उनका वो एक ही तरफ जाएगा। अगर वो अलग अलग दिशा में डालते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ और या एक भाई बहन है दो, अगर जो एक घर में रहते हैं और उनकी ऐसी ऐसी है, तो वो एक फ़र्क डालता है। और एक और ऑब्जर्वेशन है जो मैं देख रहा हूँ इस बार के चुनाव में, जो एक स्टडी से भी सामने आई है, जो यहाँ पर कराई थी कुछ लोगों ने, हमारे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के बच्चों ने, वो बड़ी चौंकाने वाली है जी। हम जो 18 साल के मतदाताओं को हमने मतदान का अधिकार दे रखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा उदासीन मतदाता भी 18 साल का ही नज़र आ रहा है। जिसने इस देश को चलाना है, जिसने इस देश को आगे बढ़ाना है, उसका इंटरेस्ट मतदान डालने में नहीं है। हमारे यूनिवर्सिटी के ही बच्चे हैं, इवन हमारे जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के ही बच्चे, 10-12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहीं वोट नहीं डाला, जबकि कोई बिलासपुर का था, कोई रामपुर का था या आसपास का था। तो वोट एक तो इन्होंने खुद नहीं डाला, दूसरा मुझे ये भी लगा कि जो सक्रियता हम देखते हैं कभी इलेक्शन कमीशन की तरफ और कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ कि वो वोट डलवाने के लिए एक इंश्योर करते हैं कि उनका वोटर आए, तो वो भी मुझे लगा इन पर नहीं हुआ। तीसरा, ये चाहते तो ये वोट अपना 2-3 महीने पहले यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते थे जी। तो आजकल ऑनलाइन अप्लाई करके बड़े आसानी से हो जाता है, लेकिन इसका मतलब किसी का इंटरेस्ट नहीं रहा। तो पर ये बड़ी चिंता की बात है कि इतना कैंपेन हम करते हैं, 18-21 साल से घटाकर हमने आयु 18 साल कर दी और वो 18 साल का वोटर भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो ये भी बड़ी चिंता की बात है जी। बिल्कुल अश्विनी जी, देखने में आया है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार का ज़्यादा ध्यान लोकसभा के बजाय विधानसभा उपचुनाव पर रहा और आपने इसका जिक्र भी किया। क्या विधानसभा उपचुनाव में ओपीएस, महिलाओं को मासिक पेंशन जैसे मुद्दे हावी रहे या मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव की तर्ज पर राष्ट्रीय मुद्दों पर ही मतदान किया? देखिए, ये एक मिक्सचर है सारे मुद्दों का जिस पे लोगों ने वोट किया है। बट जो महिलाओं को 1500 रुपये वाला मामला है, ये चुनाव में था और हमने रिकॉर्ड किया है इसको कि काफ़ी सारे महिलाओं से हमारी बात हुई, हमने रिकॉर्ड किया वहाँ पे हमीरपुर में कि 1500 रुपये वाला मामला जो है बीजेपी ने घर तक लेके गए और महिलाओं को ये रियलाइज़ कराया कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपको जो प्रॉमिस किया है। इवन एक सभा में कैंडिडेट जो थे उन्होंने ये काउंटिंग करके बताया कि अभी तक अपना कितना पैसा ड्यू हो गया, क्या सरकार से उस पैसे की मांग करेंगे आप जी। तो ये मुद्दा डेफिनेटली था। हालांकि लाहौल स्पीति में भी ये मुद्दा था, लेकिन लाहौल स्पीति में कुछ लोगों को, महिलाओं को पैसा मिलना शुरू हो गया था। तो मुझे लगता है कि लाहौल स्पीति में ये मुद्दा नहीं बना, जिस तरह से अब कांग्रेस की कैंडिडेट वहाँ पे एक महिला है, जीत गई हैं, ऐसा मुद्दा कांगड़ा में भी था और ये मुद्दा हमीरपुर में भी था, शिमला में भी था। ये बीजेपी ने कोशिश करी कि इस मुद्दे को, और बाकी जो कांग्रेस ने गारंटियां दी थी जिसमें उन्होंने कहा कि हम 1 लाख रोजगार देंगे और गोबर खरीदेंगे, दूध के दाम बढ़ाएंगे, ये अभी तक लागू नहीं हुए हैं। ओपीएस का लागू हो चुका है, कुछ लोगों को उसका लाभ भी मिलना शुरू हो गया, बट ये 1500 रुपये वाला मुद्दा जो है, हालांकि बीजेपी ने जब ये इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे अनाउंस कर दिया सरकार ने कि हम देना शुरू कर दिया, तो उसकी कंप्लेंट भी हुई है, तो चुनाव कमीशन ने उसको रोक दिया था। तो कांग्रेस को ये कहने का मौका मिला कि इन्होंने रोका, बट आपकी सरकार 14 महीने से थी, तो 14 महीने में आपने क्यों नहीं लागू किया? इसका मतलब आपने उसका लाभ लेना था। तो ये सरकार, कांग्रेस सरकार के खिलाफ ये मुद्दा काम किया है। अश्विनी जी, संक्षेप में जानना चाहूँगा, लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के अभी तक मिले रुझानों में प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा के कौन कौन से नेता मजबूत दिख रहे हैं? देखिए, एक तो ये माना जाएगा कि मुख्यमंत्री थोड़ा सा निश्चित हो सकते हैं जी, ठीक है, कि उनको जो नंबर 4 सीटें आगे अगर नहीं आती तो उनके लिए दिक्कत पैदा हो चुकी थी। एक मैं और बात करूंगा जो कि बहुत एडमायरेबल है। विक्रमादित्य सिंह ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, मुझे लग रहा है कि विक्रमादित्य सिंह एक इस इलेक्शन के हीरो बन के उभरे हैं, चाहे इलेक्शन हार गए हैं।
जी बिल्कुल। श्रोताओं, इस परिचर्चा को समाप्त करने की मुझे उज्ज्वल शर्मा को इजाज़त दें। इस कार्यक्रम की परिकल्पना समाचार एकांश के सहायक निदेशक रितेश कपूर जी ने की थी। नमस्कार।